बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 8 लाजमी देखें। उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल का फैमिली चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था। हमें उन तमाम कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लेक्चर में। आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट इज the points A, B and C are consecutive vertices of a rhombus. Find the fourth vertex and show that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. Students, आसान अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि A, B और C एक रोम्बस के consecutive vertices हैं। हमें फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है और साबित करना है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने 4.1 का लेक्चर नंबर 8 देख लिया है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि रोम्बस क्या है। शाबाश। रोम्बस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जी, एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसी फोर साइडेड शेप जिसकी चारों साइड्स की लेंथ्स इक्वल हों रोम्बस कहलाती है। स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में मैंने यह भी डिस्कस किया था कि रोम्बस का ताल्लुक काइट फैमिली से भी है और पैरेललोग्राम फैमिली से भी है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पैरेललोग्राम फैमिली से ताल्लुक होने की वजह से इसमें एक और प्रॉपर्टी भी मौजूद है। वो क्या है? जी, पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन आपके जहन में आनी चाहिए। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, या हम ये भी कहते हैं कि अपोजिट साइड्स की लेंथ्स इक्वल होती हैं। पहली बात पर आ जाते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब स्टूडेंट्स, रोम्बस चूंकि पैरेललोग्राम फैमिली से भी ताल्लुक रखती है, सो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ज्यादा आसानी के साथ वर्टेक्स डी, जो फोर्थ वर्टेक्स हम उसे लेट करेंगे, वो मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक रफ रोम्बस बना लेते हैं और फिर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक रफ डायग्राम मैंने बना ली रोम्बस की। हमें कहा गया कि ए, बी और सी इसके कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं। कंसेक्टिव वर्टिसेस से मुराद कि आप एक सीक्वेंस में इन तीनों को कंसीडर करेंगे। आप ए, बी, सी यहां पर ले लें, आप ए, बी, सी यहां पर ले लें, या ए, बी और सी। इस तरह नहीं करना कि ए, बी इधर और फिर सी इधर, ये कंसेक्टिव नहीं होंगे। हम ए, बी, सी एक सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी एक सीक्वेंस में कंसीडर करेंगे। ए हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर है, ए के कोऑर्डिनेट्स -1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 3, 1, 3, -1, सी के कोऑर्डिनेट्स 6, 3, और डी जो हमें फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है, हम लेट कर लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये हमें मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा? शाबाश जी, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगी। अब हमारे पास दो अननोन्स हैं, x और y। हमें दो इक्वेशंस चाहिए। एक हम स्लोप इक्वल कंसीडर करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। इसमें x और y अननोन होगा। दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी, हम स्लोप ऑफ बी सी को स्लोप ऑफ ए डी के इक्वल कंसीडर करेंगे। इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस में दो दो अननोन्स होंगे, x और y। इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब हमें x और y की यानी d के कोऑर्डिनेट्स जब हमें मिल जाएंगे तो हम साबित करेंगे कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर साबित करने के लिए अगेन कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करना चाहिए? जी, अगेन स्लोप का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। किस तरह से? जी, परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट
-1 के इक्वल होता है या एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। हम दोनों डायगोनल्स यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD की स्लोप्स मालूम करेंगे और यकीनन अगर हमने पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स सही मालूम किए होंगे तो जो स्लोप्स होंगी वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हमें मिल जाएंगी, जिसकी बेस पर यह बात भी साबित हो जाएगी कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां इसके बारे में लिखेंगे कि ये रफ डायग्राम है क्योंकि जो पॉइंट A, B और C की लोकेशंस हैं एक दूसरे के रेफरेंस से वो डेफिनेटली XY प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं है। हम इस डायग्राम को सिर्फ और सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करने और सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए यूज कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बता चुका हूं कि आपको एक्चुअल XY प्लेन ड्रॉ करके मेजरमेंट के मुताबिक इन पॉइंट्स को लोकेट करने की हरगिज जरूरत नहीं है। इट विल टेक योर अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप ये ना कीजिएगा, आप सिर्फ एक रफ डायग्राम बना के अपना सॉल्यूशन प्लान कर सकते हैं, लेकिन साथ लिख दीजिएगा कि ये रफ डायग्राम है ताकि एग्जामिनर को ये मैसेज भी चला जाए कि ये जो लोकेशंस हैं एक दूसरे के रेफरेंस से अगर ये गलत हैं तो स्टूडेंट को पता है, वो इसको रफ डायग्राम कंसीडर कर रहा है। रेफर टू रफ डायग्राम। लेट D x, y be the fourth vertex. अब चूंकि रोम्बस एक बुनियादी तौर पर एक पैरेललोग्राम भी है तो हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को यूज करेंगे। एज रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, सो साइड AB will be parallel to side DC, ये पैरेलल का सिंबल, एंड साइड BC will be parallel to side AD। अब इन दो बातों को हम बारी बारी यूज करके दो इक्वेशंस बनाएंगे। अगर AB पैरेलल है DC के तो हम लिख सकते हैं स्लोप AB will be equal to slope DC and slope BC will be equal to slope AD। अब पहले इस इक्वेशन को यूज करते हैं। स्लोप AB is equal to slope DC। आप फर्स्ट किसी को भी लिख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन हमने बारी बारी इन्हें डील करना है। स्लोप AB will be equal to slope DC। अब स्लोप AB की स्लोप मालूम करनी है। आप जानते हैं कि हम न्यूमरेटर में ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं और डिनोमिनेटर में एब्सिसास का, लेकिन ऑर्डर सेम रखते हैं। ऑर्डर सेम रखने से मुराद, अगर मैं A का ऑर्डिनेट न्यूमरेटर में पहले लिखूंगा तो फिर डिनोमिनेटर में A का ही एब्सिसा पहले लिखा जाएगा। 2 -1 2 ये -1 डिवाइडेड बाय -1 -3 is equal to y -3 और x -6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 1 it will be 3, माइनस माइनस प्लस, और -1 -3 is -4 is equal to y -3 over x -6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x - 18 is equal to -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4y + 12। अब यहां पर 3x + 4y is equal to -12 18 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा तो हमें मिलेगा 30। इसको नाम दे दें 1 का। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर दो अननोन्स x और y। हमें इसी तरह की एक और इक्वेशन चाहिए। अब हम ये फैक्ट यूज करते हैं। नाउ स्लोप BC विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। अब स्लोप BC
BC के लिए -1 -3 और 3 -6 is equal to AD, y -2 और x -1 -1 -3 it will be -4, 3 -6 is -3, y -2 और x +1, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x +1 के साथ 4x +4, 4x +4 इज इक्वल टू 3y -6। अब 4x - 3y इज इक्वल टू, ये 4 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो बन जाएगा -10, 4x - 3y is equal to -10. This is second equation. स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी, दोनों में दो अननोन्स हैं x और y। स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हमें क्या करना चाहिए? शाबाश, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 3, यहां पर x का कोएफिशिएंट 4, और अगर आप y को देखें तो y का कोएफिशिएंट यहां पर 4 है और यहां पर 3 है। क्या करें? x को एलिमिनेट करें या y को? किसी को भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर बन जाएगा 12y, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर बन जाएगा 12y। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को ऐड करने से 12y -12y से कैंसिल होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वो x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये इस तरह के सॉल्यूशंस आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में किए थे। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 and equation 2 by 4, then adding। अब मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 3 से, 3 3s are 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 3 30s are 90। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16x माइनस 12y इज इक्वल टू -40। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। ये सिंपल कैंसलेशन 16x प्लस 9x विल बी 25x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज 50। x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25 इज 2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। 4 into 2 minus 3y is equal to -10। 4 2s are 8 minus 3y is equal to -10 plus 8, सॉरी -8। चूंकि 4 2s are 8 ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। -10 - 8 इज -18। -18 को -3 डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। y इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स हमारे पास x भी आ चुका, y भी आ चुका, यानी d के कोऑर्डिनेट्स मुकम्मल हुए। हम यहां लिखेंगे हेंस d हमारे पास आ गया 2,6। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड पार्ट की तरफ आना है प्रॉब्लम के। हमें फोर्थ वर्टेक्स मालूम करने के बाद कहा गया था कि साबित करो कि किसी रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम रोम्बसेस के लिए ट्रू है। हमें इस खास रोम्बस के लिए साबित करना है। अब हम डायगोनल्स की स्लोप्स मालूम करेंगे। एक डायगोनल है हमारे पास AC और दूसरा डायगोनल है BD। दोनों डायगोनल्स की स्लोप मालूम करते हैं।
हम यहां लिखेंगे टू प्रूव डायगोनल्स आर perpendicular to each other, finding slopes of diagonals. अब एक डायगोनल है डायगोनल AC, स्लोप ऑफ डायगोनल AC. स्टूडेंट्स, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं. न्यूमरेटर में 3 माइनस 2 एब्सिस ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में 6 माइनस माइनस 1. 3 माइनस 2 इज 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा 7. ये हमारे पास आ गई एक डायगोनल की स्लोप. अब दूसरा डायगोनल है BD. डायगोनल BD की स्लोप, D हमारे पास ये आ चुका है 2,6 और B के कोऑर्डिनेट से 3, माइनस 1. 6 माइनस 1 और 2 माइनस 3. स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 बन जाएगा 7. 2 माइनस 3 इज माइनस 1. सो ये आंसर आ गया -7. अब स्टूडेंट्स, डायगोनल्स की स्लोप्स आपके सामने हैं. क्या ये एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं? द आंसर इज यस. -7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7, और नेगेटिव रेसिप्रोकल से मुराद क्या, आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दें तो -7 को जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 7, एंड देन उसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/7. सो -7 और 1/7 एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं. हम यहां लिखेंगे एज स्लोप AC मल्टीप्लाइड स्लोप BD is equal to -1. That is to say, हम इसकी वजाहत भी कर देते हैं. 1/7 multiplied -7 is equal to -1. This shows diagonals of rhombus are perpendicular to each other. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6. वो आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा. मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने प्रॉब्लम नंबर 7 करवाया, अब आप आ गए डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर 27 पर. तो स्टूडेंट्स, मैं सिमिलैरिटी अप्रोच फॉलो कर रहा हूं. इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नंबर 7 के बाद ही होना चाहिए था. हमारी बुक में यह बहुत ज्यादा इशू है कि एक्सरसाइजेस के अंदर प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस दुरुस्त नहीं है. सो टीचर को पढ़ाते हुए यह सीक्वेंस दुरुस्त करना पड़ता है. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 27 की स्टेटमेंट देखते हैं. वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1,4. आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं. एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं. द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2,1. हमें बताया जा रहा है कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड द साइड्स हैव स्लोप्स 1 एंड -1/7. और साइड्स जो हैं उनकी स्लोप्स 1 और -1/7 हैं. अब आप सोच सकते हैं कि सर साइड्स तो 4 हैं, स्लोप्स हमें 2 दी गई हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. इन दोनों साइड्स की स्लोप्स इक्वल होंगी और इन दोनों साइड्स की स्लोप्स इक्वल होंगी. सो एक स्लोप हम इन दोनों साइड्स पर अप्लाई कर देंगे और एक स्लोप हम इन दोनों साइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं. फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस. हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रिमेनिंग 3 वर्टिसेस मालूम करने हैं. स्टूडेंट्स, अब हमें एक प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है पैरेललोग्राम की. हमें यहां बताया जा रहा है कि डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट 2,1. ये डायगोनल्स ये
इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें क्या खास बात होती है पैरेललोग्राम के अंदर? जी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का। ये डायगोनल्स का बाइसेक्शन पॉइंट होता है। ये पैरेललोग्राम फैमिली की खास यूनिक प्रॉपर्टी है। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स मालूम करें और वो कंकरेंट हों, यानी एक ही पॉइंट पर आ जाएं, अगर ये साबित हो जाए कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो समझ जाएं कि वो पैरेललोग्राम होगी, लाजमी पैरेललोग्राम होगी। ये पैरेललोग्राम फैमिली में ये बात दुरुस्त है। पैरेललोग्राम फैमिली में अब कौन कौन है आप जानते हैं? रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इन चारों शेप्स के अंदर, यानी प्योर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर, इन चारों में यह बात मौजूद है कि डायगोनल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। ये स्टूडेंट्स इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। अब हम अगर इस एक वर्टेक्स को यहां पर लिख दें 1,4, सपोज हम इस वर्टेक्स को कह देते हैं ए और ये यहां पर लिख देते हैं, और बाकी वर्टिसेस भी अगर हम लेट कर लेते हैं, बी सपोज मैं कहता हूं x1 y1, c x2 y2 और d x3 y3। कीप इन माइंड दिस इज रफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि ये जो है पॉइंट, ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, हम पॉइंट ए और इस मिड पॉइंट को यूज करते हुए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या मालूम कर सकते हैं? शाबाश जी, मैं आपको थोड़ा सा मजीद समझाता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम कर दें, तो आप क्या करेंगे? x2 plus 1 divided by 2 will be equal to the x coordinate of this point. अब हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट गिवन है। जब हम लिखेंगे x2 plus 1 divided by 2 is equal to 2, तो वहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब हम लिखेंगे y2 plus 4 divided by 2 is equal to 1, तो वहां से y2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी c हमारे पास इसको मिड पॉइंट कंसिडर करते हुए आ रहा है। लेकिन यही बात हम इस डायगोनल पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि दोनों एंड पॉइंट्स अननोन हैं। अब इन दोनों एंड पॉइंट्स को मालूम करने के लिए हमें ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्लोप्स जो हैं वो 1 और -1/7 है, इन्हें यूज करना होगा। स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अब देखते हैं। हम स्टार्ट पर लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। लेट ए बी सी डी, क्योंकि उन्होंने कोई नाम यूज नहीं किए, हम नाम यूज कर रहे हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। फर्दर लेट बी x1 y1, c x2 y2 and d x3 y3। अब स्टूडेंट्स, डायग्राम को देखते हुए हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहां लिखेंगे एज या सिंस, हम लिख लेते हैं सिंस इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम की यूनिक प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम फैमिली की, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो अब इसका यूज क्या होगा? सो x2 plus 1 divided by 2 will be the x coordinate of the midpoint. x2 plus 1 divided by 2 is equal to 2, and y2
plus 4 divided by 2 will be equal to 1. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. 2 2s are 4. x2 plus 1 is equal to 4. x2 की वैल्यू आ गई यहां से 4 minus 1 is 3. और यहां पर y2 plus 4 is equal to 2. तो y2 की वैल्यू आ गई 2 minus 4 is minus 2. अब ये हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. सो C हमारे पास आ गया 3 minus 2. आप इसके साथ लिख भी दें 3 minus 2. ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि जो ट्रिक हमने यहां पर यूज किया है इस डायगोनल पर, ये ट्रिक हम इधर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इधर इस डायगोनल का मिड पॉइंट तो हमारे पास है 2,1 लेकिन एंड पॉइंट्स हमारे पास नहीं हैं. सो अब हमें स्लोप्स को देखना होगा. हम लेट कर लेते हैं कि 1 जो है वो स्लोप है साइड AB और साइड CD की, और -1/7 स्लोप है साइड BC और साइड AD की. लेट MAB is equal to MCD is equal to 1 and MBC is equal to MAD is equal to -1/7. स्टूडेंट्स यहां से हमें दो ऐसी इक्वेशंस बनानी हैं कि जिनके अंदर अननोन्स सेम हो. फर्ज करें अगर मैं यहां पर स्लोप ऑफ AB लेता हूं. अब स्लोप ऑफ AB कैलकुलेट करने में मेरे पास x1 और y1 अननोन्स होंगे, और इसके साथ अगर मैं स्लोप ऑफ BC इवेल्युएट करूंगा तो उसमें भी x1 और y1 अननोन्स होंगे चूंकि x2 और y2 की वैल्यूज आ चुकी हैं. सो इन दो इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी. मेरे पास दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं स्लोप ऑफ AD मालूम करूं. स्लोप ऑफ AD हमने लेट कर लिया कि वो -1/7 है. इस इक्वेशन के अंदर x3 और y3 दो अननोन्स होंगे. इसी तरह स्लोप ऑफ CD में भी x3 और y3 दो अननोन्स होंगे चूंकि हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं. उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे पास x3 और y3 की वैल्यूज आ सकती हैं. स्टूडेंट्स मैं स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं. इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप जो मर्जी अप्रोच पहले फॉलो कर लें. स्लोप AB के लिए हम पहले लिख लेते हैं स्लोप AB इज इक्वल टू 1. अब स्लोप AB y1 - 4 ओवर x1 - 1 इज इक्वल टू 1. अब इसको सिंप्लीफाई किया, y1 - 4 इज इक्वल टू x1 - 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x1 - y1 -1 को इधर भेजा तो ये आ जाएगा -3 के इक्वल. स्टूडेंट्स इसे नाम दे दें 1 का. अब इसमें दो अननोन्स आ गए x1 और y1. अब हम स्लोप ऑफ BC मालूम करते हैं. MBC इज इक्वल टू -1/7. y1 -2 divided by x1 - 3 is equal to -1/7. y1 plus 2 over x1 - 3 is equal to -1/7. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बुनियाद पर. 7y1 plus 14 minus x1 - 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3 x1 plus 7y1
इज इक्वल टू 3 माइनस 14 दैट इज माइनस 11। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 को जरा देखें। ये है इक्वेशन 1, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 3। यहां पर x1 का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर भी x1 का कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, यानी एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करने से x1 कैंसिल हो जाएगा, हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, किसी एक को किसी दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। 1 है हमारे पास, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 3 और यहां पर x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू माइनस 11। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है, सो साइन चेंज होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसलेशन, माइनस 8y1 इज इक्वल टू प्लस 11 माइनस 3 इज 8। y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 डिवाइडेड बाय माइनस 8 इज माइनस 1। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, x1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 माइनस 1 विल बी माइनस 4। x1 की वैल्यू आ गई माइनस 4। सो अब x1 y1 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे b के, b हमारे पास आ गया माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3, पहले x माइनस 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए वर्टेक्स b के कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा रह गया वर्टेक्स d। आइए डायग्राम पर दोबारा से प्लान करते हैं कि वर्टेक्स d कैसे मालूम किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स हमारी डायग्राम, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए माइनस 4 कॉमा माइनस 1। स्टूडेंट्स जो ट्रिक हमने c के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए किया था, वही ट्रिक अब हम d के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास वहां पर a और मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल मौजूद था, हमने c के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। अब भी ऐसा ही है, हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल bd मौजूद है। हम पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए d के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। दूसरा रास्ता स्लोप्स को यूज करते हुए, आप स्लोप ऑफ AD इवेल्युएट कर लें, इसमें x3 और y3 अननोन होगा। उसके साथ स्लोप ऑफ CD इवेल्युएट कर लें, उसमें भी x3 y3 अननोन होगा। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से भी हमें x3 और y3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं इस मिड पॉइंट को यूज करते हुए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने जा रहा हूं। तो आइए सॉल्यूशन को मुकम्मल करते हैं। As in parallelogram, diagonals bisect each other. So, हम यहां पर लिखेंगे x1 बेसिकली पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ चुका है माइनस 4 प्लस x3। दो पॉइंट्स के एब्सिसास का सम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ द मिड पॉइंट, दैट इज 2। एंड अब y कोऑर्डिनेट के लिए y1, अब यहां पर y1 की वैल्यू हमने अभी मालूम की, दैट वाज माइनस 1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, दैट इज 1। इन्हें स्टूडेंट्स इवैल्यूएट करते हैं। x3 इज इक्वल टू 2 2s are 4 और माइनस 4 दूसरी तरफ जाकर होगा ऐड। 2 2s are 4, माइनस 4 ऐड होगा तो ये आ गया 8। x3 की वैल्यू आ गई 8 और इसी तरह से y3 की वैल्यू 2 1s are 2, माइनस 1 ऐड होगा तो 2 में माइनस 1 जब ऐड होगा दूसरी तरफ 1 जाकर ऐड होगा तो ये आ गया 3। हम लिखेंगे d 8,
3. Hence, अब हमें कंक्लूड करना है जो हमने तीनों वर्टिसेस मालूम किए हैं और जो हमें एक वर्टेक्स गिवन था, चारों वर्टिसेस का जिक्र यहां पर कर देते हैं. Hence, 1,4 ये वो वर्टेक्स था जो गिवन था. इसके बाद हमने मालूम किया वर्टेक्स 3, -2. इसके बाद हमने वर्टेक्स मालूम किया -4, -1 और देन 8, 3 are 4 vertices of a parallelogram. स्टूडेंट्स, जहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ, आप इस सॉल्यूशन को सीखने के बाद, इस लेक्चर के बाद, आप एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 4 का थर्ड पार्ट दोबारा सॉल्व कीजिएगा. हमने वहां पर भी सॉल्व किया था, लेकिन अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और कंसेप्ट्स को रिफ्रेश करने के लिए एक दफा फिर प्रैक्टिस कीजिएगा. स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.